हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। जी हाँ बच्चों, जब हम लोग कभी सेल की बात करते हैं तो दो प्रकार के सेल्स होते हैं, ये हम सबको पता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनेल्स की बात करूं, कोशिकांगों की बात करूं, तो दो प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। एक जिन्हें कहा जाता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरे जिन्हें कहा जाता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर राइबोसोम, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल्स को इंक्लूड किया जाता है। वहीं मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं उन्हें फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके अंदर वैक्यूल, लाइसोसोम्स, गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंक्लूड किया जाता है। और अगला जो होता है वो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनका नाम है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनके बाहर की तरफ दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने वाले हैं और इन चारों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन तो अलग अलग हैं, ईआर के, गोल्जी के, लाइसोसोम के और वैक्यूल्स के, बट ये कहीं ना कहीं ये चारों ही सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, इसलिए इन्हें कंबाइनली स्टडी किया जाता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। बात करते हैं एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेल्स की। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल आ जाता है वो आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि आपको पता है, ये क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी में होता है न्यूक्लियस के। तो इस डायग्राम से भी क्लियर है, यहां पर ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से निकलते हुए यहां पर क्या पाया जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है SER, जिसे हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं ER से डोनेट कर रही हूं। और दूसरा होता है RER, जिसे हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखना बच्चों, ER का मतलब है यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब कभी भी हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि इसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर इनके पास में राइबोसोम प्रेजेंट है तो कुछ काम कर रहे हैं, स्पेशल काम करते हैं। और हम सबको पता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं, उन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेगा, ये करता है बच्चों यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस। एंड ऑफ कोर्स ऐसे सेल जो प्रोटीन फॉर्मेशन जिनके अंदर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, इसके पास में राइबोसोम नहीं है तो इसका मतलब ये कोई काम नहीं करता है? नहीं बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड सिंथेसिस के अंदर काम करता है। वसा के निर्माण के अंदर SER जो है वो काम करेगा। साथ ही साथ याद रखना बच्चों, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब शुगर को ऐड करना लिपिड के ऊपर ये किया जाता है SER के द्वारा, और ग्लाइकोप्रोटीन मतलब प्रोटीन के ऊपर शुगर को ऐड करना, जिससे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ये किया जाता है RER के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर बेटा जो ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इन्हें कहा जाता है सिस्टर्ने, और इनके अंदर वाली जो स्पेस होती है इन्हें कहा जाता है सिस्टर्नल स्पेस। अंदर की तरफ वाले स्पेस को ल्यूमिनल स्पेस भी कहते हैं, ल्यूमिन भी कहते हैं, और बाहर वाले को यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक वाला फेज होता है इसे हम लोग एक्स्ट्रा ल्यूमिनल फेज कहते हैं, या फिर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यहाँ पर एरिया कह दिया जाता है। क्लियर बच्चों? अगला सेल ऑर्गेनेल जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है वो है GA यानी कि गोल्जी अपैरेटस। जब कभी भी हम लोग गोल्जी अपैरेटस की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को देखने पर दो फेसेस जो होती हैं, दो सतह जो होती हैं वो नजर आती हैं। एक सतह को कहा जाता है सिस फेस और दूसरी वाली सतह को कहा जाता है ट्रांस फेस। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा नजर आता है। जो मैच्योरेशन फेज होता है इसे हम लोग कहते हैं, यहां पर डायग्राम में क्लियरली मेंशन है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस फेस, और यहाँ पर ऊपर वाले फेस को कहा जाता है सिस फेस। मैं वापस से आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख लेती हूँ, इसे कहा जाता है सिस फेस, इस नीचे वाले फेस को कहा जाता है ट्रांस फेस।
अगर मैं ट्रांस फेज की बात करूं तो ये परिपक्व सतह होती है, यानी कि मैच्योरेशन फेज होती है। और ये जो है बेटा सिस फेज, उसे हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग फेज कहते हैं, क्योंकि ये अभी भी बन रही होती है, ट्रांसफॉर्मिंग फेज कहते हैं। साथ ही साथ याद रखना कि गोल्जी बॉडीज जो होते हैं उन्हें पोस्टमैन ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैच्योरेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं और डिलीवर भी किया जाता है। तो इनका काम क्या है? इनका काम होता है मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का और साथ ही साथ डिलीवरी का। आपने देखा होगा कि जब कभी भी सेल के अंदर ईआर दिखाई देता है तो ईआर के आसपास में ही क्या पाया जाता है? गोल्जी अपैरेटस पाया जाता है, क्योंकि ईआर जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है तो उसे पैक करके सेल के अंदर या सेल के बाहर पहुंचाने का काम किसका होता है? इसी गोल्जी बॉडी का होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट इंटरसेल्यूलर भी करता है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी करता है। सेल के अंदर भी करता है, सेल के बाहर भी ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात गोल्जी बॉडी को लेकर के कि इनके थ्रू वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जो आगे जाकर के लाइजोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गोल्जी बॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, रिमेंबर इट। अगला आ जाता है बच्चों यहां पर गोल्जी बॉडीज के बाद में लाइजोसोम। नेक्स्ट इज लाइजोसोम, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। लाइजोसोम के बारे में जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, सबसे पहली बात तो ये कि इसका फॉर्मेशन कौन करते हैं? तो अभी अभी हमने बोला गोल्जी बॉडीज के द्वारा इनका फॉर्मेशन किया जाता है। जब ये वेसिकल्स बाहर की तरफ निकलते हैं, इनके अंदर एक एंजाइम जो होता है वो भर दिया जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोलेज। तो लाइजोसोम जो होता है, लाइजोसोम, उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको याद रखना है, हाइड्रोलेज एंजाइम, जिसकी वजह से इस लाइजोसोम के अंदर एसिडिक पीएच पाया जाता है। और साथ ही साथ ये हाइड्रोलेज एंजाइम जो होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, बहुरूपता शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि एक अकेला हाइड्रोलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन कर लेता है, प्रोटीन का भी पाचन कर लेता है, लिपिड का भी पाचन कर लेता है और न्यूक्लिक एसिड का भी पाचन कर लेता है। तो ये किस किस का डाइजेशन कर रहा है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड का भी पाचन कर देता है। तो ये क्या करता है? ये डाइजेशन कर रहा है। साथ ही साथ याद रखना कि इसी लाइजोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद के ही सेल का, मतलब जिस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसका ऑटोलाइसिस कर देता है, खुद को ही नष्ट कर देता है, खुद की ही कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहा जाता है। और ये ऑटोलाइसिस यानी कि ऑटोफेगोसाइटोसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। और एक बात इंपॉर्टेंटली यहां पर ध्यान रखना कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं, अगला जो आ जाता है एक और सेल ऑर्गेनली, जिसका नाम है बच्चों यहाँ पर वैक्यूल। वैक्यूल जो होते हैं वो किस किस के अंदर पाए जाते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, बहुत पढ़ा है हमने जब हम लोगों ने अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया था। अमीबा के अंदर पाए जाते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो क्या काम करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, परासरण नियमन का काम करते हैं और साथ ही साथ उत्सर्जन का भी कार्य करते हैं। दूसरे प्रकार का जो वैक्यूल होता है वो होता है फूड वैक्यूल, जो प्रोटिस्ट के अंदर पाया जाता है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल जो होता है वो पादपों के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। और प्लांट सेल का 90% जो एरिया है वो कौन कवर करता है? यही सैप वैक्यूल कवर करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल पाया जाता है उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। वापस से रिपीट कर रही हूं, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल पाया जाता है उसकी मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। साथ ही साथ ये काम क्या करेगा? तो ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करके रखने का काम करता है, संग्रहण करता है उत्सर्जी पदार्थ का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल जो होता है वो सूडो वैक्यूल होता है, कूट रसधारी होता है, क्योंकि उसके बाहर की तरफ ट्रू मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। किसमें पाए जाते हैं गैस वैक्यूल? तो ऐसे जीवाणु या ऐसे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। कौन से होते हैं वो बैक्टीरिया? दो बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर ये गैस वैक्यूल जो है वो पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं, तो वहां पर बुओयेंसी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऊपर की तरफ तैर सके, इसलिए पाए जाते हैं गैस वैक्यूल। ऊपर की तरफ तैरना इसलिए जरूरी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है, सनलाइट की नीड होती है, और जब तक वो ऊपर की तरफ नहीं तैरेंगे, सनलाइट नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और खुद का खाना नहीं बना पाएंगे। इसलिए बुओयेंसी के लिए बच्चों यहाँ पर गैस वैक्यूल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। तो आई होप सो ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।